हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स। डेली मैं आपके साथ कनेक्ट होती हूँ सुबह 8 बजे और हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, पूजा जैन CA 247, और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं PYQ डिस्कस कर रही थी और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने CPO एसएससी सीपीओ 2022-23 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके है, सो स्टार्ट करेंगे आज का सीए। सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे। सो 19th ऑफ अप्रैल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड लीवर डे। ठीक है, वर्ल्ड लीवर डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि 19th ऑफ अप्रैल को 1966 में एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था, नाम है यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर। सो 2010 में डिसाइड किया गया कि हम 19th ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट करेंगे। अब थीम क्या है? वी विजिलेंट गेट रेगुलर लीवर चेकअप एंड प्रिवेंट फैटी लीवर डिसीजेस, ये इस साल यहाँ पर थीम डिसाइड की गई है। चलिए बात करेंगे कुछ हम इंपॉर्टेंट पर्सन जो भी न्यूज में है, और हमें बात करनी है यहाँ पर नेशनल न्यूज पे, कुछ बैंकिंग न्यूज भी आज हमें डिस्कस करनी है और रिवीजन क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे अबाउट द डिजिटल बोर्ड, तो 1 वीक के बाद हम वापस से जैसे पहले क्लासेस करते थे वैसे ही हम डिजिटल बोर्ड में क्लासेस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस एआई। आप लोग ने मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, ये सारे टाइटल जरूर सुने होंगे, बट यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है विच इज मिस एआई। ओके, वर्ल्ड का पहला मिस एआई ब्यूटी पेजेंट होने वाला है। बेसिकली जो एआई क्रिएटर्स है ना, वो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी मॉडल्स को डिजाइन करेंगे और उन मॉडल्स के बीच में कंपटीशन होगा और कोई एक मॉडल जीत जाएगी। जो मॉडल जीत जाएगी उसे हम मिस एआई कहेंगे। यहाँ पर जो प्राइज मनी का पूल है, मतलब टोटल जो प्राइज मनी है, वो $20,000 आपको देखने को मिल जाएगी। सो वर्ल्ड एआई क्रिएटर अवार्ड हैज अनाउंस द वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई ब्यूटी पेजेंट, जिसमें एआई जनरेटेड मॉडल्स compete करेंगी इस यूनिक प्लेटफॉर्म में। खास बात पता है क्या? यहाँ पर 4 जजेस का एक पैनल होगा और उनमें से 2 जज तो ह्यूमन है, लेकिन 2 जज जो हैं वो एआई जजेस हैं और उनका नाम आप देख सकते हैं, एटना लोपेज एंड इमिली पेलेग्रिनी। ये आपको 2 एआई जनरेटेड जज भी देखने को मिल जाएंगे। डन। चलिए अब बात करते हैं यूपी से। यूपी अगेन टॉप पर पहुंच गया है नंबर ऑफ जीआई टैग्स में, और यूपी के पास टोटल 75 प्रोडक्ट है जिनके पास जीआई टैग है। और अगर हम सिटी की बात करें तो सिटीज में आती है वाराणसी। तो वाराणसी एक वो शहर है जिसके पास 34 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो रिसेंटली वाराणसी की ट्राई कलर बर्फी, ये 3 रंगों वाली आप मिठाई देख सकते हैं, इस ट्राई कलर बर्फी को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद आपने एक पद्धति, एक मेथड का नाम सुना होगा जिसका नाम है धुलाई या धुलना के नाम से जाना जाता है। धुलना आइडियल मेटल क्राफ्ट, इस तरीके से ये स्टेच्यूज रेडी किए जाते हैं, इसे भी जीआई सर्टिफिकेशन मिला है। इन प्रोडक्ट के अलावा कुछ और यूपी के प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है, जैसे कि बरेली जरदोजी, कैन बैम्बू क्राफ्ट है, थारू एम्ब्रॉयडरी है। इसके अलावा आप देखेंगे पिलखुबा हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल आपको देखने को मिलेंगे। तो यूपी में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जीआई टैग के मामले में फर्स्ट नंबर पे देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं टाइम्स के बारे में। सो टाइम्स ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की एक लिस्ट पब्लिश की है, जिसमें से आपको 8 ऐसे लोग मिलेंगे जो इंडियन हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं। तो हमें इन 8 लोगों के नाम पता होने चाहिए। तो पहले पर्सन आप देख पा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, नाम है अजय बंगा। सेकेंड पर्सन है सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। थर्ड पर्सन आप देख रहे हैं आलिया भट्ट जो कि एक्ट्रेस है। नेक्स्ट है साक्षी मलिक जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है। अगले पर्सन है देव पटेल जो कि एक्टर एंड डायरेक्टर हैं। इसके अलावा प्रियंबदा नटराजन, ये प्रोफेसर है एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स की याले यूनिवर्सिटी में। और आपको देखने को मिलेंगी आसमा खान जो कि एक प्रोफेशनल शेफ है और रेस्टोरेंट की ओनर है। इसके अलावा अमेरिका की एनर्जी लोन प्रोग्राम ऑफिस डायरेक्टर जिगर शाह को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये कुछ नाम है इस लिस्ट में जो इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें ये 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम तो आपको याद रखना ही है। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने लॉन्च किया है स्पेस। अब ये स्पेस क्या है? स्पेस का फुल फॉर्म है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर द अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन।
ठीक है, इसे रिसेंटली डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कमात ने लॉन्च किया है। कहाँ से? अंडर वाटर अकॉस्टिक रिसर्च फैसिलिटी उडुक्की केरला से लॉन्च किया गया है। ये क्या है? बेसिकली ये सोनार टेस्टिंग और इवोल्यूशन प्लेटफॉर्म है। आप सभी को पता है हमारी जो सबमरीन्स होती हैं उनमें अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए सोनार टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो नेवल वेसल्स होते हैं वो भी सोनार टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये जो फैसिलिटी सेंटर है वो टेस्टिंग और इवोल्यूशन करेगा सोनार सिस्टम में, जो कि इंडियन नेवी और डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स, शिप, इसके अलावा हेलीकॉप्टर और सबमरीन यूज करते हैं। आपको पता है ना, सोनार में आपका अल्ट्रासोनिक वेव इस्तेमाल होती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल सोनार टेक्नोलॉजी में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई शिप है जो कि वाटर सरफेस पे है और इसको अंडरग्राउंड किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो ये सोनार वेव्स को, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजेगा और यहाँ से ये रिटर्न होकर आएगा इको। तो इस तरीके से ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है और हमें यहाँ पे लोकेशन पता चल जाती है, डिस्टेंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी जो फैसिलिटी होगी ये दो स्ट्रक्चर में होगी। पहली होगी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो वाटर सरफेस पे फ्लोट करने वाला प्लेटफॉर्म है, और दूसरा है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म जो कि 100 मीटर बिलो द वाटर लेवल आपको देखने को मिलेगा। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सोनार का मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। और आपको पता है आरआरबी या फिर आपके जो एनटीपीसी एग्जाम्स होते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं। ठीक है, सोनार का पहली बार एक्सपेरिमेंटल यूजेस या पहली बार ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? तो आप देखेंगे 1419 में लेकर आया था इस कॉन्सेप्ट को लियोनार्डो दा विंची। डन। नेक्स्ट बात करेंगे, हम तैयार कर रहे हैं पहली होममेड बुलेट ट्रेन जो कि बहुत जल्दी आ जाएगी, जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर आपको देखने को मिल जाएगी। सो ऑन वंदे भारत प्लेटफॉर्म इंडिया टू अनवील 250 एमपीएच बुलेट ट्रेन। तो जिस प्लेटफॉर्म से हमने वंदे भारत ट्रेन को रेडी किया है, हमारी पहली वंदे भारत ट्रेन रेडी हुई थी इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई से, और यहीं पर आपकी मतलब हमारे देश की पहली बुलेट ट्रेन को भी रेडी किया जाएगा जिसकी मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की होगी। ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है? ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। इन्होंने कहा है हमारे देश की जो पहली बुलेट ट्रेन है उसके लिए 300 किलोमीटर का जो प्लेटफॉर्म और रोड नेटवर्क या रेलवे नेटवर्क है वो मैंने बिछा लिया है, और इसके अलावा 508 किलोमीटर का जो भी एरिया रिक्वायर्ड है उसको भी एक्वायर कर लिया है। ठीक है, अब इंडिया को टेक्नोलॉजी सपोर्ट कौन कर रहा है एंड इंडिया को फाइनेंस कौन कर रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जापान। वाइल इंडिया इज करेंटली रिलाइंग ऑन द जापानीज टेक्नोलॉजी फॉर द बुलेट ट्रेन जो कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच में ऑपरेट होगी। ठीक है, एंड वंदे भारत ट्रेन विल यूटिलाइज मोर इंडियन टेक एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए जापान ने 40,000 करोड़ रुपीज का क्रेडिट सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है, बट इस प्रोजेक्ट को बनाने में 1.08 लाख करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है अंकटाड। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आईबी का जो पेपर हुआ था उसमें भी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे एब्रीविएशन से, फुल फॉर्म से। तो अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसका फॉर्मेशन किया था 1964 में, एंड जेनेवा में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और ये आपको एक एडवाइजरी एडवाइजरी मतलब सलाहकारी नेचर का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ फोरकास्ट की है 2024 के लिए। तो 2024 में भारत का इकोनॉमी ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द अंकटाड क्या रहेगा? 6.5% रहेगा, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। 2023 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.7% एस्टिमेट की गई थी। वहीं अगर हम ग्लोबल ग्रोथ की बात करते हैं तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ को भी फोरकास्ट किया है कि 2024 में ग्लोबल ग्रोथ होगी 2.6%। क्लियर? डन। अंकटाड में आपको 195 स्टेट देखने को मिल जाएंगे, मतलब मेंबर कंट्री देखने को मिल जाएंगे। और अंकटाड एवरी ईयर बहुत सारी रिपोर्ट को पब्लिश करता है, जैसे कि लिस्ट दिख रही है आपको। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप कंट्री रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट अंकटाड रिलीज करता है। चलिए अब बात करते हैं सोवरियन ग्रीन बॉन्ड के बारे में। सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड भी छोड़ो, ये बॉन्ड क्या होते हैं? ठीक है, तो बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। गवर्नमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बैंकिंग इंस्टीट्यूट बॉन्ड इशू करते हैं और उसकी सहायता से ये फंड को रेज करते हैं, और उस फंड का इस्तेमाल अलग अलग पर्पज से के लिए किया जाता है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करता है तो कोई अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए करता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं ये डेट इंस्ट्रूमेंट तो हैं, और यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड इशू करने के बाद
हम इसे परचेज करते हैं और इसके बाद जो फंड रेज होता है, इस फंड का इस्तेमाल हम एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट को बनाने में करते हैं, इसलिए हम इसे ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। तो रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये जो सोवरियन ग्रीन बॉन्ड है, इनमें इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं। मतलब हमारे देश की बाहर की जो फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज हैं या फिर आपके पेंशन फंड्स हैं, वो सब लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर कही है, ठीक है। सोवरियन ग्रीन बॉन्ड को पहली बार 2022-23 के बजट में अनाउंस किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों आरबीआई ने अलाउ किया फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को? उसके कुछ रीजंस भी दिए हैं। पहला कहा कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर ग्रीन बॉन्ड को हम ओपन कर देंगे तो दूसरी कंट्री से इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सेकेंड बात बोली इन्होंने, फॉर बाइडनिंग द पूल ऑफ कैपिटल। अभी केवल अगर इंडियन लोग ही यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हम कम फंड रेज कर पाएंगे, लेकिन फॉरेनर भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम ज्यादा फंड रेज कर पाएंगे और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, जिससे हमारा जो टारगेट है कि हम नेट कार्बन एमिशन जीरो चाहते हैं 2070 तक, तो हम उसको भी अचीव कर पाएंगे। थर्ड रीजन बताया है फॉर मीटिंग क्लाइमेट कमिटमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने COP26 की जो मीटिंग हुई थी ग्लासगो में 2021 में, उन्होंने कमिट किया था कि हम 45% तक कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे। तो आप कार्बन एमिशन तो तभी रिड्यूस करोगे ना जब हमारे देश में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हो। क्लियर? नेक्स्ट है, मैक्स टू इन्वेस्ट 2500 करोड़ रुपीज इन लखनऊ, बी द यूपी लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर फर्म। यहाँ पर देखिए, यूपी को एक मेडिकल हब बनाना चाहता है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, इसलिए यूपी में लखनऊ में 2500 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्लियर? इसमें क्या किया जाएगा? तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, नए हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और जो पुराने हॉस्पिटल है उनमें बेड कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा। मैक्स हेल्थ केयर ने हमें बताया है कि यहाँ पर अभी हमारा टारगेट कितना है, 5000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट का हमारा टारगेट है। अभी हमारी जो टोटल बेड कैपेसिटी है वो 4000 की है और इसको हम, इस बेड कैपेसिटी को 4 to 5 ईयर में इंक्रीज करके 80 to 100 करना चाहते हैं। तो हम धीरे धीरे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा हमारा एक टारगेट उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं 2027 तक। तो हमारा कंट्रीब्यूशन इस डायरेक्शन में भी बेसिकली है। अब इसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि रोबोटिक्स में, रेडिएशन थेरेपी इन ऑन्कोलॉजी, कैंसर के इलाज में जो रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल होता है, और अलग अलग ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। इसके पहले, कुछ समय पहले ही इन्होंने सहारा हॉस्पिटल को भी परचेज कर लिया था और इसका नाम चेंज करके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ कर दिया है। ठीक। अब आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं इसरो या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कुछ हैक्टॉन्स कराते हैं जहाँ पे यंग माइंड्स को इनवाइट किया जाता है कि यंग माइंड्स आएंगे, न्यू इनोवेशंस, न्यू आइडियाज लेके आएंगे और जो प्रॉब्लम्स हैं एग्जिस्टिंग सेक्टर्स में, उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पर भी इनको सॉल्व करने के लिए यंग माइंड इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है। इसलिए एसबीआई लाइफ ने इंट्रोड्यूस किया है, क्या इंट्रोड्यूस किया है? आइडिएशन एक्स। क्या नाम है इसका? आइडिएशन एक्स, और ये फर्स्ट एडिशन है। टारगेट क्या है? टू एंगेज द यंग माइंड्स हु आर द फ्यूचर लीडर ऑफ द कंट्री। Various insurance needs can be identified and product solution can be conceptualized to the meet those needs। बेसिकली यहाँ पर इनोवेशन और हमें डिफरेंट नीड्स जो हैं इंश्योरेंस सेक्टर में उसको फुलफिल करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लेकर आया। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो इरडई है, इरडई ने कहा है कि 2047 तक हमारा टारगेट है कि हर एक व्यक्ति के पास इंश्योरेंस हो, लेकिन अभी हमारे पास केवल 3% ही लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस फैसिलिटी है। और हम चाहते हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाए और हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी ग्रो करे बाय 2030, इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। अब एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्मेशन 2000 में हुआ था और ये इरडई से रजिस्टर है, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर इसे 2001 में रजिस्टर किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे सनय इंडिया के बारे में। तो सनय इंडिया हमारे देश की एक इक्विपमेंट या फिर कंस्ट्रक्शनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। माइनिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट को ये रेडी करती है और इसका फॉर्मेशन 2002 में हुआ था और इन्होंने रेडी किया है फुली इलेक्ट्रिक डंप ट्रक और इस ट्रक का नाम है SKT105E। खास बात यह है कि ये पहला लोकली मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक ऑफ हाईवे डंप ट्रक है जिसकी कैपेसिटी 70 टन आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रिक डंप ट्रक देखने को मिल रहा है, इसे तैयार किया है सनाए इंडिया ने। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024। रिसेंटली 13th एडिशन यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का कंक्लूड हुआ जॉर्जिया में, और यहाँ पर चार चार प्लेयर्स ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था इन दिस ओलंपियाड, और इन चारों के चारों गर्ल्स ने मेडल जीता है। दो गर्ल्स ने सिल्वर मेडल जीता है और दो ने ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीता है। क्लियर। ये जो यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, 2015 में, और ये सेकेंड टाइम है जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उतने लोगों ने मेडल भी जीता। क्योंकि 2022 में जब हमने पार्टिसिपेट किया था तो 4 गर्ल्स पार्टिसिपेट की थी और उन चारों गर्ल्स ने ब्रोंज मेडल जीता था, और ये सेकेंड टाइम हो रहा है कि 4 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया और चारों ने कोई ना कोई मेडल जरूर जीता है। क्लियर। अब इनको ट्रेनिंग कहाँ दी गई थी? तो ट्रेनिंग इनको चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी गई थी। अब आपको ये नाम अगर आपको याद हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप देखेंगे गुंजन अग्रवाल है और संजना चाको है, इनको सिल्वर मेडल मिला है। वहीं अगर हम पुणे की बात करते हैं तो पुणे से है साई पाटिल और लरीसा फ्रॉम हिसार, इन दोनों ने ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीता है। डन। नेक्स्ट है बास्केट जत्रा फेस्टिवल। तो ये जो बास्केट जत्रा फेस्टिवल है ये कहाँ पर होता है? नेपाल में होता है, और एक नेपाल का ट्रेडिशनल रिचुअल है। ये लगभग 8 डेज तक, 8 दिनों तक चलने वाला एक त्योहार है, एक फेस्टिवल है। कहाँ पर होता है? तो आप देखेंगे भक्तपुर नेपाल में होता है, जहां पर ये चैरियट मतलब इन रथों का निर्माण किया जाता है। आप देख रहे हैं चैरियट, और इन्हें टग किया जाता है, खींचा जाता है। यहाँ पर 2 चैरियट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक भैरव होते हैं और एक में भद्रकाली आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर। चलिए अब एक बुक के बारे में बात करते हैं जिसे रिसेंटली रिलीज किया गया है। नाम है जस्ट अ मर्सनरी। और ये बुक किसने लॉन्च की है? इस बुक को लॉन्च किया है फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर, जिनका नाम है डुबरी सुब्बा राव। ठीक है, इन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो एक सब कलेक्टर थे, फिर एक फाइनेंशियल सेक्रेटरी बने, और फिर किस तरीके से आरबीआई के गवर्नर बने। इस पूरी जर्नी में क्या हसल रहा और किस तरीके से आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वो सारी बातें इस बुक में लिखी गई हैं। क्लियर। अंत में 2 और पर्सन न्यूज में है जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहले पर्सन है रामचरण, और रामचरण आपको पता है बॉलीवुड एक्टर है। ठीक है, और इन्हें डॉक्टरेट इन लिटरेचर टाइटल दिया गया है, उपाधि दी गई है कहां पर? वेल्स यूनिवर्सिटी चेन्नई में। और नेक्स्ट पर्सन है जिनका नाम है सौरभ गर्ग, और सौरभ गर्ग को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी मतलब सचिव, कहां पर? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। डन। अब यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट न्यूज भी देख लेते हैं। रिसेंटली एक लिस्ट पब्लिश हुई है कि टॉप 10 वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं आपके कॉफी के प्रोडक्शन के मामले में। तो सभी को पता है कि ब्राजील की कॉफी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ब्राजील बहुत अधिक मात्रा में, लगभग टोटल प्रोडक्शन का 30 मतलब टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का 39% प्रोडक्शन कौन करता है? ब्राजील करता है। तो ब्राजील का टोटल प्रोडक्शन आप देखेंगे 66.3 मिलियन आपको कॉफी का प्रोडक्शन ब्राजील में देखने को मिलेगा। तो टॉप पर है ब्राजील, देन वियतनाम, और फिर आपको कोलंबिया देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टॉप 10 में इंडिया भी शामिल है, और इंडिया आप यहाँ पर देख पाएंगे 7th पोजीशन पे इंडिया है, और इंडिया टोटल प्रोडक्शन कितना करता है? 3% करता है, विच इज 5.95 मिलियन। क्लियर। नेक्स्ट, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड कार्बन कार्बन नोजल फॉर रॉकेट इंजन। तो यहाँ पर एक और नया अचीवमेंट किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, और इन्होंने कार्बन कार्बन नोजल रेडी किया है फॉर रॉकेट इंजन। ये क्या करेगा? रॉकेट इंजन के जो थ्रस्ट लेवल होता है उसको इंक्रीज करेगा, और जो मास होता है उसको रिड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा? ये ज्यादा पेलोड को कैरी करने में कैपेबल हो जाएगा। Recently, ISRO has decided to achieve debris-free space by which year? तो यहाँ पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने कहा था कि हम 2030 तक डेवरी फ्री करेंगे स्पेस, कचरा मुक्त कर देंगे अंतरिक्ष को। नेक्स्ट है बास्केट जत्रा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू द नेपाल, जैसा कि आज हमने ही डिस्कस किया है। यहाँ पे 8 डेज का ये फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है सीडीपी सुरक्षा सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो सीडीपी सुरक्षा जो कि रिसेंटली न्यूज में थी, ये किससे रिलेटेड है? तो हॉर्टिकल्चर से है। किससे है? हॉर्टिकल्चर से है, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे बोला गया है विथ हुम हैज द ग्रीन फील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइन एन एग्रीमेंट फॉर द फ्यूल पाइपलाइन। तो रिसेंटली इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बीपीसीएल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, और ये लोग एक 34 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाएंगे। किस लिए बिछाएंगे? एविएशन फ्यूल के लिए। एयरपोर्ट में एविएशन फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी भरपाई की जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट है रिसेंटली द डेथ एनिवर्सरी ऑफ नंदलाल बोस वॉज सेलिब्रेटेड। ही वॉज रिलेटेड टू द विच फील्ड। तो रिसेंटली नंदलाल बोस जी की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी, डेथ एनिवर्सरी मनाई थी हमने। पूछा जा रहा है कि इनका रिलेशन किससे है। आंसर है ये पेंटर है। इनका रिलेशन पेंटिंग से आपको देखने को मिल जाएगा और इन्हें इन्हें आप देखेंगे 1954 में पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। अंत में है क्वेश्चन ऑफ द डे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा जो रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री से हैं? सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन या कतर? जो भी सही आंसर है आप कमेंट पे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।